स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे आपको पता है कि हम स्टाफिंग चैप्टर कर रहे हैं, ये आपके टर्म 2 का चैप्टर है एंड इसकी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें आपने ये देख लिया है कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टाफिंग बेसिकली क्या कहता है? स्टाफिंग का यही मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी सारा काम करना है, जितने भी सारे काम करने हैं, उन सब के लिए राइट पीपल को हमें एम्प्लॉय करना है। राइट पीपल को एम्प्लॉय करना है कहां पर? एट द राइट जॉब। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस आपको पता है। ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाफिंग ये कहते हैं कि हमें राइट इंसान को राइट जगह पर एम्प्लॉय करना है। ठीक है, अब ये राइट पीपल एट द राइट जॉब को कैसे करते हैं? ठीक है, ये स्टाफिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे शुरू होता है, तो उसको इस वीडियो में समझा जाएगा कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, स्टाफिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको पता है कि स्टाफिंग क्या है? मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट के आपने दो फंक्शन पहले पढ़े थे, जो था प्लानिंग का एंड सेकंड आपका था ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन आपका ये हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग का। ठीक है, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जब हो जाती है तो हमें स्टाफिंग फंक्शन की जरूरत होती है। मैनेजमेंट को स्टाफिंग का फंक्शन करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजिंग में जो मैनेजमेंट होती है इस बिजनेस की, जो भी बिजनेस की आप इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, जो भी इसकी मैनेजमेंट है वो पूरा डिसाइड कर लेती है कि हमने जिस भी टाइप का बिजनेस करना है उसमें किस तरह के लोग क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर हमें काम करना होता है, अगर कोई भी बहुत बड़ा काम करना है, तो हमें पता है कि उस काम को करने के लिए किस तरीके से लोगों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लो, तो जब आपका स्कूल बना, जब उसके मैनेजमेंट ने डिसाइड करा होगा कि हम किस किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो डिसाइड किया जाता है। तो उसमें क्या, जैसे आपके स्कूल है तो आपके स्कूल में पता है कि मेन हेड एक प्रिंसिपल होंगी। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स होंगे। कोऑर्डिनेटर्स के बाद रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स के अंडर में अब फॉर एग्जांपल एक आपके जो क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल की कोऑर्डिनेटर है, तो उसके अंदर जितने प्राइमरी स्कूल की टीचर्स हैं वो आएंगे। जो कोऑर्डिनेटर आपके सेकेंडरी स्कूल के हैं वो उनके अंदर सारे सेकेंडरी स्कूल की टीचर्स आएंगी। तो इस तरीके से क्या ये एक स्ट्रक्चर बनता है। एंड अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि ये प्रिंसिपल कौन है? ह्यूमन बीइंग है। कोऑर्डिनेटर्स कौन है? ह्यूमन बीइंग है। टीचर कौन है? ह्यूमन बीइंग है। ये स्टाफ है, आपके स्कूल का ये स्टाफ होता है। ठीक है, स्टाफ क्या होता है? स्टाफ रूम में इन्हीं को तो आप देखते हो। ठीक है, ये आपके स्कूल का स्टाफ होता है। तो स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इससे देखो तो इसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब आप कोई भी बिजनेस का एग्जांपल लो, तो एक बिजनेस का सीईओ होता है। ठीक है, एक सीईओ होता है, उसके अंदर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रांच मैनेजर्स, डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। फिर उन जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं उनके अंडर में एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, फिर कुछ उनके अंडर में काम करते हैं, असिस्टेंट होते हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका डिसाइड हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। जो आपका सेकेंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग का था, उसमें ये स्ट्रक्चर आपका डिसाइड हो जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रिंसिपल आ गई है, कोऑर्डिनेटर्स आ गए हैं। अब स्टाफिंग फंक्शन क्या करेगा ना, ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाएगा। स्टाफिंग का क्या काम है? टू कीप द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग फंक्शन विल गो एंड सर्च फॉर द पीपल जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फिट बैठेंगे। स्टाफिंग को ये डिसाइड करना है कि अब हमें ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना है जो प्रिंसिपल बनेगा, फिर ऐसे लोग चाहिए जो कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे, ऐसे चाहिए जो टीचर्स बनेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द रोल, जो भी रोल असाइन करना है उस हिसाब से स्टाफिंग फंक्शन क्या करेगा, मैनेजमेंट जब अपना स्टाफिंग फंक्शन करेगी तो वो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये डिसाइड करेगी कि हमें किस जगह पर किस तरह के इंसान को रखना है, किस तरह का स्टाफ चाहिए, किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए। अब जैसे कि आपने ये देखा, ये प्राइमरी स्कूल की टीचर है। ठीक है, अगर ये प्राइमरी स्कूल की टीचर है तो स्टाफिंग फंक्शन को ऑब्वियस सी बात है वो उन टीचर्स को लाएगा जो प्राइमरी स्कूल का लेवल का पढ़ा पाएंगी। अगर ये सेकेंडरी स्कूल की टीचर्स है तो स्टाफिंग फंक्शन रिक्रूट उन लोगों को करेगा, उन लोगों को अपने
ऑर्गेनाइजेशन में लाएगा, जिनको सेकेंडरी स्कूल के सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी उसकी डिटेल्स वो बता सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए, कोऑर्डिनेटर के रोल के लिए वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। टीचिंग के लिए वो फ्रेशर लोग जो है, जो फ्रेशर्स है, जो बीएड ग्रेजुएट्स हैं, बाकी अदर क्वालिफिकेशंस वाले, उनको एम्प्लॉय करेंगे। सो जैसे जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट तरह के लोग रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन है, जैसे टीचर के लिए, ये जो टीचर की जॉब है, ये टीचर की जॉब है फिजिक्स पढ़ाने के लिए, तो स्टाफिंग फंक्शन को पता है कि यहाँ पे हम एक ऐसे इंसान को ही एम्प्लॉय कर सकते हैं जिसको फिजिक्स की नॉलेज होगी, ठीक है, जो फिजिक्स को पढ़ा पाएगा। उसके बाद अगर उन्हें कोऑर्डिनेटर के लिए चाहिए तो जनरली वो डिसाइड करेंगे कि ऐसे बंदे को हमें लाना है जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज जिसको मैनेजमेंट का काम होता है, बिकॉज ही इज द कोऑर्डिनेटर, ही और शी विल बी द कोऑर्डिनेटर। तो जितनी क्वालिफिकेशन वो इनकी मांगेंगे, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन वो कोऑर्डिनेटर के लिए मांगेंगे, एंड इनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन वो प्रिंसिपल के रोल के लिए मांगेंगे। तो जो भी पर्टिकुलर जॉब हमको अलॉट करनी है स्टाफिंग फंक्शन से, उसके लिए उसी तरीके की क्वालिफिकेशन का बंदा हमें चाहिए होता है, स्टाफ हमें चाहिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होता है। तो यही कहता है कि स्टाफिंग फंक्शन अब इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो जगह है ना, ये इन जगहों को भरेगा, लोगों के से कैसे भरेगा, जो भी लोग वहां पे एम्प्लॉय करने जाएंगे। तो अब ये जो होता है, ये जो आपको स्टाफिंग का प्रोसेस शुरू करना है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लिया। स्टाफिंग में अब स्टाफिंग का फंक्शन करना है, तो अब मैनेजमेंट इस स्ट्रक्चर को देखेगी, मैनेजमेंट जो वो इस स्ट्रक्चर को देखेगी। अब यहाँ पर जो स्टाफिंग का काम कौन करेगा, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, अगर बड़े लेवल की स्टाफिंग करनी है तो उसके लिए आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, वो काम करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट अभी देखेगा, तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप वो करेंगे, वो पहला स्टेप आपका होता है जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस का, जॉब एनालिसिस का ये मतलब है कि इन सारे काम को करने के लिए जो भी जॉब्स हैं, प्रिंसिपल की जॉब, कोऑर्डिनेटर की जॉब, टीचर की जॉब, इन जॉब को करने के लिए हमें कितनी क्वालिफिकेशन की इंसान की जरूरत है, तो वो अपना डिसाइड करके पूरा डिटेल तैयार करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई टीचर के रोल के लिए आए तो हम उन टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मेंशन करते हैं। अगर ये जो टीचर है ये प्राइमरी स्कूल की है, ठीक है, प्राइमरी क्या होता है अभी आपका, प्राइमरी 5 तक होता है ना, 5th क्लास तक, ठीक है, 1 to 5 आपका प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी की टीचर अगर चाहिए तो स्टाफ को पता है कि अगर बीएड करे हुए टीचर्स होंगे, बीएड करे हुए टीचर्स होंगे, उनको हम ले सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 के टीचर्स अगर चाहिए तो उसके लिए भी वो कहेंगे कि ठीक है, अगर आपने बीएड करा है या फिर वो और कोई ग्रेजुएट डिग्री आपकी मांग सकते हैं, वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस क्वालिफिकेशन का इंसान चाहिए, ठीक है, किस स्किल का इंसान हमें चाहिए। इन टीचर की जब इन टीचर्स के लिए स्टाफ को रखा जाएगा, स्टाफ को बुलाया जाएगा, तो स्टाफ को पता है कि हमें केवल उन लोगों को चूज करना है जिन्होंने बीएड की क्वालिफिकेशन को, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनमें होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जैसे आप सब लोग 12th में हो, हर डिफरेंट जॉब के लिए अगर आप देखते हो तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कौन कर रहा है, ये वो मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है, जो स्टाफिंग का फंक्शन कर रही है। बिकॉज जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, देन यू आर बिकमिंग दैट, यू आर इंक्लूडेड इन दैट पूल ऑफ कैंडिडेट्स। पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है, आप रिक्रूटमेंट में जानोगे, तो आप उसमें इंक्लूड हो जाते हो। स्टाफिंग का फंक्शन हो रहा है, ठीक है, स्टाफिंग जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ही वो एलिजिबिलिटी डिसाइड कर रही है कि हमें इतना साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए या फिर इस क्वालिफिकेशन का चाहिए। तो ये जॉब एनालिसिस का काम होता है, ठीक है। पहले हमें ये जानना है कि हमें चाहिए कौन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डिसाइड कि हमें किस टाइप के पर्सन चाहिए, राइट पीपल कौन है, ठीक है। राइट पीपल डिसाइड करना जॉब के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये वाला आपका प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस का। तो सबसे पहले स्टाफिंग में क्या होता है, जॉब एनालिसिस होती है। जॉब एनालिसिस में आप एक और चीज समझ लीजिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 2 तरह के रिलेशन होते हैं। जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन एम्प्लॉइज के बीच में, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच में 2 तरह के रिलेशन होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे, एंड सेकेंड आपका होता है वर्टिकल, मतलब ऐसे। अब ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन एंड वर्टिकल रिलेशन क्या है, जैसे कि आपने देखो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर है,
तो ये भी कोऑर्डिनेटर के लेवल पे, ये भी कोऑर्डिनेटर के लेवल पे है, तो इनमें ये एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन है बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लेवल। अगर मिस्टर ए कोऑर्डिनेटर है एंड मिस्टर बी कोऑर्डिनेटर है, सो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में कैसा रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन है। सिमिलरली ये टीचर, ये टीचर, ये टीचर, ये टीचर्स सेम क्लास के, अगर फर्स्ट क्लास की सारी टीचर्स है तो इन सारी टीचर्स के बीच में हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप दूसरा केस देखो, इन कोऑर्डिनेटर के और इन टीचर के बीच में कैसा रिलेशन है, वर्टिकल रिलेशन है। कोऑर्डिनेटर सुपीरियर है, टीचर सबऑर्डिनेट है। कौन होता है आपका, जो कोऑर्डिनेटर है वो सुपीरियर है एंड टीचर आपकी सबऑर्डिनेट है। ठीक है, वर्टिकल रिलेशनशिप में एक सुपीरियर होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है। सुपीरियर क्या, जो ऊपर के लेवल पे, सबऑर्डिनेट जो उनसे नीचे लेवल पर है। ठीक है, तो वर्टिकल रिलेशनशिप किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, बिटवीन द कोऑर्डिनेटर एंड द टीचर। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप किसमें है, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर में, टीचर टीचर में। और वर्टिकल रिलेशनशिप कहाँ है, प्रिंसिपल में कोऑर्डिनेटर में, प्रिंसिपल में टीचर में। सो वर्टिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है। तो ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस में डिसाइड कर ली जाती है। अब आप देखो, जॉब एनालिसिस जब हो जाता है, जॉब एनालिसिस जब आपका फंक्शन स्टार्टिंग में हो जाता है, तो उसके बाद अब हमें दूसरा फंक्शन करना होता है। स्टाफिंग प्रोसेस में इसके बाद जो आपका दूसरा फंक्शन आता है जॉब एनालिसिस के बाद, उसको भी डिटेल में करा जाएगा। इस वीडियो में बस आप देखोगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एकदम बेसिक फंक्शन बताए जाएंगे। आपका जॉब एनालिसिस हो गया। ठीक है, जॉब एनालिसिस आपकी हो चुकी है। जॉब एनालिसिस से हमें पता चल गया है कि किस टाइप ऑफ पीपल की हमें जरूरत है। टाइप ऑफ पीपल का क्या मतलब है कि इन लोगों की क्या क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, और इन सिंपल टर्म्स इनकी एलिजिबिलिटी। ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस में डिसाइड हो जाती है। अब जब एलिजिबिलिटी डिसाइड हो गई तो वो देखेंगे कि अब इस एलिजिबिलिटी के हमें कितने लोग चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर उन्होंने डिसाइड करा फर्स्ट क्लास के टीचर के लिए हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा बंदा जिन्होंने बीएड करी हो। ठीक है, अब आपको वो अगर टीचर चाहिए तो आपको पता है कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लास के लिए आपके स्कूल में 10 टीचर्स की जरूरत है। ठीक है, जिनकी क्या एलिजिबिलिटी आपने डिसाइड करी, बीएड डिसाइड करी आपने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव डिसाइडेड कि किस क्वालिफिकेशन का इंसान चाहिए एंड यू हैव डिसाइडेड द नंबर ऑफ पीपल जो आपको चाहिए। अब क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं वैकेंसी। ये वैकेंसी हो गई। ठीक है, एंड ये क्या होगी, एलिजिबिलिटी होगी आपकी। तो अब क्या होगा, जब एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी डिसाइड हो जाती है तो जो स्टाफिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो दूसरे स्टेप में आता है जिसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट जो होता है इसको आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज रिक्रूटमेंट ये कहता है कि रिक्रूटमेंट का सिंपल सा इतना मतलब होता है कि लोगों को इंस्टिगेट करना, लोगों को एक तरीके से वो करना कि लोग आकर आपकी जॉब में अप्लाई करें। जैसे आपके में आता है टू अप्लाई द जॉब। ठीक है, आप लोग नेट पे देखते रहते होंगे कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट कहता है कि लोगों को सिर्फ ये करना कि जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो ये कहता है, रिक्रूटमेंट का मतलब है कि हम लोगों से बोलेंगे कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर अप्लाई करो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी को रिक्रूट करा गया तो इसका मतलब है वो पर्सन को सिलेक्ट कर लिया गया है जॉब के लिए। ऐसा नहीं होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे आप लोग अप्लाई का फॉर्म भरते लोग, ठीक है, तो अप्लाई करने को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या करता है, रिक्रूटमेंट का मतलब ये है, जैसे कि आपने इसमें देखा 10 टीचर्स की जरूरत है, तो जो स्कूल है वो क्या करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट निकालेगा। ठीक है, आपने देखा हर जगह एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट उन्होंने फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में निकाल दिया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि भाई हमारे बीएड क्वालिफिकेशन के जितने बंदे हैं 10 वैकेंसीज हैं, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो। तो अब आप सोचो कि अगर ये 10 टीचर्स की वैकेंसी आई है, वैकेंसी 10 की आई है, तो क्या जितने लोग अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए वो भी केवल 10 होंगे? क्या अप्लाई जो करेंगे वो भी केवल 10 होंगे? ऐसा नहीं है। अप्लाई 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 10 से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो ये रिक्रूटमेंट का काम होता है इसमें वैकेंसी कम होती है, जो लोग
अप्लाई करते हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज बहुत लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। तो क्या होता है कि जब भी ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये जॉब अवेलेबल है, आप लोग अप्लाई करो हमारे जॉब के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी से बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल 10 टाइम्स भी लोग अप्लाई कर देते हैं। एंड ये जो इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। सो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट आपका बस इतना कहता है कि प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। क्या कहता है कि सर्च करो एम्प्लॉयज को एंड उन्हें स्टिमुलेट करो, किस लिए? टू अप्लाई फॉर द जॉब। जब ये एडवर्टाइजमेंट निकालेगी न्यूज़पेपर में, तो कई सारे लोग अप्लाई कर देंगे, कई सारे लोग फॉर्म्स फिल करके या जो भी मोड होगा, जिस भी मोड से करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखो कहते हैं कि हमें असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, इतना वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर दो। सो वो जो प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, जब वो बोल रहे हैं आपसे, ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, एंड जब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही प्रोसेस रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को जिसने अप्लाई करा है उसको सेलेक्ट भी कर लिया गया है। रिक्रूटमेंट बस कहता है कि बहुत लोगों को हम स्टिमुलेट करना है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें, इतना रिक्रूटमेंट होता है। एंड रिक्रूटमेंट जब होता है तो आपने देखो वैकेंसी 10 थी, 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो ये जो है ना, ये क्या करता है? पूल ऑफ कैंडिडेट्स बना देता है, पूल ऑफ कैंडिडेट्स। क्योंकि जब रिक्रूटमेंट होता है तो रिक्रूटमेंट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। हमें 10 लोग चाहिए थे, पर एप्लीकेशंस कितने के आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के? उसके एप्लीकेशंस 500 के आएंगी, एंड वो जितने 500 पीपल होंगे उन सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होगी, बिकॉज वो तभी अप्लाई करेंगे जब वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट कर रहे होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से होगी, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को अब जिन लोगों की जरूरत थी उस टाइप के लोग, जिन लोगों की जरूरत थी उस टाइप के लोग मिल चुके हैं। जिन लोगों की जरूरत थी, जिस एलिजिबिलिटी के लोगों की जरूरत थी, उस टाइप के लोग मिल चुके हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास थर्ड स्टेप आएगा जिसे बोलते हैं सिलेक्शन। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करेगी कि अब ये इतने सारे लोग जो आए हैं, इनमें से वो टॉप के बेस्ट, एकदम बेस्ट लोग कौन से होंगे जो इन 10 वैकेंसीज को फुल करेंगे। ठीक है, उन 10 वैकेंसी के लिए अब वो उन पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो अब जब वो उस 500 ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से बेस्ट लोगों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट का मतलब है कि अब वो जो जिन लोगों को सेलेक्ट करेंगे वो उनकी जॉब में अब उस वैकेंसी को फिल करेंगे। ठीक है, सारे 500 के 500 सेलेक्ट नहीं होंगे, इन्होंने केवल अप्लाई करा है। रिक्रूट कितने हो रहे हैं? रिक्रूट 500 हो रहे हैं, पर सेलेक्ट कितने होंगे? जितनी वैकेंसीज होंगी, जितने जॉब्स अवेलेबल होंगे उतने ही सेलेक्ट होंगे। तो अब इन 500 में से बेस्ट 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करा जाएगा, बेस्ट 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करा जाएगा। कैसे सेलेक्ट करा जाएगा वो हम लोग सिलेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये सारे प्रोसेस को डिटेल में करना है। रिक्रूटमेंट कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना जानना है कि सबसे पहले जॉब का एनालिसिस होता है कि हमें किस टाइप के लोगों की जरूरत है, उनकी हम सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि हमारी वैकेंसी कितनी है एंड क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फिक्स करना चाहते हैं। उसके बाद उसको हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपने जनरली देखा है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, फोन्स में ईमेल्स आते हैं, इस तरह से आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये काम होता है। उसके बाद सेकंड होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में स्टिमुलेट करना, यही एड देकर जब उन लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि आप अप्लाई करो, इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट पूल ऑफ कैंडिडेट्स बना देता है। वैकेंसी 10 थी, 500 पीपल सिमिलर क्वालिफिकेशन, सिमिलर एलिजिबिलिटी के हमारे पास आ जाएंगे। जब वो अप्लाई होकर आ जाएंगे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब जब ऑर्गेनाइजेशन उनमें से डिफरेंट तरीकों से लोगों को कैसे सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, ये सारे प्रोसेस से होकर जब वो पर्सन्स गुजरेंगे तो उसके बाद वो उनमें से सेलेक्ट करेगी बेस्ट को। तो अब क्या होगा, जब सिलेक्शन का प्रोसेस होगा तो सिलेक्शन के प्रोसेस में अगर 10 सेलेक्ट होंगे तो 500 में से 490 रिजेक्ट भी हो जाएंगे। अगर सिलेक्शन के प्रोसेस में आप देखो 10 सेलेक्ट होंगे, इसका मतलब ये है कि 500 में से 490 पीपल विल बी रिजेक्टेड, उनको जॉब नहीं मिलेगी, ओनली 10 विल बी सिलेक्टेड। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन एक तरीके से नेगेटिव प्रोसेस है। व्हाई इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस?
बिकॉज इसमें लोगों को रिजेक्ट करा जो जा रहा है, दिस नंबर इज मोर, 490 10 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो सिलेक्शन का काम बहुत कम लोगों का हो रहा है एंड रिजेक्शन का काम ज्यादा हो रहा है। तो सिलेक्शन को जनरली नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। एंड रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव है। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज तो आपने देख लिया कि जो सिलेक्शन होता है वो आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है एंड रिक्रूटमेंट जो होता है वो पूल ऑफ कैंडिडेट्स को बनाता है। कैसे पूल ऑफ कैंडिडेट्स बनाता है? बिकॉज वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज आपकी 10 थी, लेकिन कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? अप्लाई कर दिया 500 लोगों ने, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो कैंडिडेट्स, जो पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज आ रहे हैं वो ज्यादा है, नेगेटिव में रिजेक्ट ज्यादा को करा जाता है, सेलेक्ट कम को करा जाता है। तो सिलेक्शन हो गया। जब सेलेक्ट होकर कैंडिडेट्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद आपका प्रोसेस होता है ओरिएंटेशन का। फर्स्ट आपका था जॉब एनालिसिस, सेकेंड रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन एंड देन फोर्थ आपका ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है टू मेक द एम्प्लॉइज, और बेटर आप बोलोगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स familiar with the job and the organization। तो ओरिएंटेशन कहता है क्या? देखिए ओरिएंटेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे आप लोग स्कूल जब नया ज्वाइन करते होगे, आप लोग ने कभी ना कभी एक स्कूल छोड़ के नए स्कूल में आए होगे, तो जब नए स्कूल में आप जाते हो तो वहां पर सबसे पहले दिन क्या होता है कि आप स्कूल को एक्सप्लोर करते हो कि स्कूल में डिफरेंट चीजें कहाँ पर है, क्लासेस कहाँ पर है, लैब्स कहाँ पर है, लाइब्रेरी कहाँ पर है, ऑडिटोरियम हॉल कहाँ पर है, बाकी चीजें कहाँ पे। तो आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर करते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस स्कूल से अपने आप को फेमिलियराइज करते हो। जनरली ब्रेक के टाइम में सब फ्रेंड्स के साथ निकल के आप लोग ये काम करते हो। तो इसी तरीके से क्या होता है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के 10 लोगों, जिनको 10 लोगों की जरूरत थी, वो आ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या काम है? अब स्टाफिंग को ये देखना है कि वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियराइज हो जाएं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, जो एम्प्लॉयज पहले से काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों की हेल्प करते हैं कि वो जान सकें कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कैसे होता है, किस किस तरह से प्रोसेस होते हैं सारे, और कहाँ पर डिफरेंट चीजें, डिफरेंट जो ऑफिस के एरियाज है वो कहाँ पर क्या चीज अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें बतानी होती है। तो इस प्रोसेस को, एम्प्लॉय को फेमिलियराइज करवाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से, इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ओरिएंटेशन हो गई। अब ओरिएंटेशन जब हो जाती है तो उसके बाद आपका फिफ्थ आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग का देखिए सिंपल सा मतलब है, कोई भी टाइप की स्किल अगर है, ठीक है, कोई नई टाइप की स्किल से आपको ट्रेन करना है, उसको जानना के सिखाना। उसके बाद कोई नई नॉलेज, ठीक है, कोई नई नॉलेज, कोई नई स्किल अगर आप सीखते हो तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि जब लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है, ओरिएंटेशन हो गया, सब हो गया, तो अब ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं? देखिए जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, जब भी वो सिलेक्ट होते हैं तो क्या होता है ना कि उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है उस फील्ड में। क्यों करवाई जाती है? जनरली क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, एक बैंक पीओ का एग्जाम इंडिया में होता है, तो जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो जो ये पीओ का एग्जाम होता है, तो जब बच्चे एग्जाम दे देते हैं, क्लियर जो कर देते हैं, जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको क्या करा जाता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर बना दिया जाता है, पीओ। एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या होता है कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल या 2 साल तक उस बैंक के अंदर कैसे काम करना है। तो वो सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने टेस्ट दे दिया है, दे आर सिलेक्टेड, बट उनको उस कैसे काम करना है वो चीज सिखाने के लिए ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखा जाता है, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली क्या होता है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि जिनको नया नया सिलेक्ट किया गया केवल उनको ट्रेनिंग दी जाए, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे क्या होता है, जनरली स्कूल्स जो होते हैं, तो स्कूल्स में टीचर्स को जनरली ट्रेनिंग दी जाती है। इवन दो दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे मस्ट बी टीचिंग सिंस 15 years और 25 years, बट फिर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? टू अपग्रेड देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। नए टीचिंग मेथड्स आए तो उनको सिखाया जाता है, बिकॉज नई, देखो आप जान रहे हो, नए नए इन्वेंशंस, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। सिमिलरली अगर आप देखो एक फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री में देखो लेबर काम करते हैं, ठीक है। अब जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, बिजनेस का ओनर है,
तो वो क्या करेगा, उसको पता चला कि एक नई मशीन है, नया इन्वेंशन हुआ है, एंड अगर उस मशीन का मैं यूज करूंगा तो मेरी प्रोडक्शन में फायदा होगा, मेरे बिजनेस में फायदा होगा, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि वो मशीन वो भी यूज करे। अब अगर वो मशीन यूज करना चाहते तो उसे पता है कि हमारे फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं वो तो उस ओल्ड मशीन पे काम करते हैं, उन्हें ये नई मशीन यूज करना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, अरे तो वो ओनर्स को सिखाएगा, उन लेबर्स को सिखाएगा, उनको ट्रेनिंग देगा कि दे शुड नो दैट हाउ टू यूज दिस न्यू मशीन। तो अब वो उनको ट्रेनिंग देंगे, उन लेबर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो क्या उन्हें मशीन यूज करना आता नहीं था, आता था, दे वर यूजिंग द ओल्ड मशीन, बट उन्हें नई मशीन यूज करना नहीं आता था, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ जाती है, एंड जो नए नए आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग का काम भी कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो ये स्टाफिंग करेगा। जब ट्रेनिंग हो जाती है तो इसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि आपने सुना होगा, जब भी लोग जो काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अब ऑफिस में कोई अच्छा काम करता है तो उनको बोनस दे दिया गया, ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, उनकी प्रमोशन करवा दिया गया। तो ऐसा जब होता है तो ऐसा क्यों एम्प्लॉयज के साथ करा जाता है कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उनको अप्रेजल मिलता है। अप्रेजल क्या है भाई, अप्रेजल का सिंपल सा मतलब है रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड देना, प्राइज देना। तो वो प्राइज मिलता है, जनरली देखो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज, टू इंटैक्ट, टू कीप देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग में आपने शुरू में मीनिंग ऑफ स्टाफिंग में 2 पॉइंट देखे थे। स्टाफिंग का मतलब होता है पहला कि राइट पर्सन को एम्प्लॉय करना राइट जॉब पे, एंड दूसरा था कि टू मेंटेन दैट दैट पर्सन वर्क्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली, वो उस जॉब पर काम भी करता रहे। आपका काम केवल वहां एंड नहीं हो जाता है कि आपने लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग का फंक्शन खत्म नहीं, खत्म होगा। नाउ दैट स्टाफिंग, वो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसको ये चीज देखनी पड़ेगी कि दैट पर्सन कीप्स वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। जैसे कि इन्फोसिस है, उसमें उन्होंने, नारायण मूर्ति जी ने यही बोला कि हमारे जो असेट्स हैं, दे वर्क आउट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एवरी इवनिंग, हर इवनिंग ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं, मींस दे गो होम आफ्टर वर्किंग देयर, कंप्लीटिंग देयर वर्क, एंड वी मेक श्योर, ऑर्गेनाइजेशन ये मेक श्योर करती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में आए, विच मीन्स कि दे शुड कीप वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, अगर उनके काम को प्रेस करा जाएगा, एम्प्लॉयज को अप्रेजल्स मिलेंगे, उनके काम की तारीफ होगी, उनको बोनस मिलेगा, उनके लेवल के हिसाब से उनको प्रमोशन मिलेगा, सो दे विल बी सेटिस्फाइड। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो वो काम अच्छा करेगा, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। बिकॉज अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो ना ही वो अच्छा काम करेंगे, और एक टाइम आकर वो रिजाइन करके चले जाएंगे, एंड फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे नुकसान होगा। ऑब्वियसली बात है, लेबर अगर 10 काम कर रहे थे, उसमें से 5 डिससेटिस्फाई होकर चले गए बिकॉज उनको वेज अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो अब आपका प्रोडक्शन खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए द स्टाफिंग हैज टू मेक श्योर दैट द पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से होता है। तो बेसिकली स्टाफिंग में आपने क्या देखा, सबसे पहले क्या होता है, जॉब को एनालाइज करा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन से जो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिला था, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरह के लोगों की जरूरत है, एंड उनके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, उनकी हम एलिजिबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। सेकेंड जो स्टाफिंग प्रोसेस में स्टेप है आपका, वो है रिक्रूटमेंट का। नाउ अब क्या होगा, जो ये हमें एलिजिबिलिटी के जिस तरह के एलिजिबल लोग चाहिए, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं, जॉब ऑफर करी जाती है लोगों को कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर दे। तो रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि टू सर्च फॉर द एलिजिबल पर्संस एंड टू स्टिमुलेट देम, उनको स्टिमुलेट करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे, फॉर्म भरे। तो ये करना जो है, ये रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट क्या कहता है, सिर्फ इतना कहता है कि लोगों को आप बोलो कि वो आपके जॉब में जो है अप्लाई करें, बस अप्लाई करने तक के प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। 500 एप्लीकेशंस आ गई, रिक्रूटमेंट खत्म, ठीक है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा। अब क्या करना है, जो रिक्रूटमेंट से जिनको हमने रिक्रूट करा, रिक्रूट कितने हुए 500, क्या वो सिलेक्ट भी हो गए, नहीं, वो सिलेक्ट नहीं हुए, वो केवल रिक्रूट में। जब 500 रिक्रूट्स जो है, अब उनमें से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरव्यू लोगे, टेस्ट लोगे, जो करना है उस तरीके से सिलेक्शन होगा। उन 500 में से 10 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, क्यों, बिकॉज वैकेंसी तो 10 ही थी,
सेलेक्ट तो 10 ही होंगे, जो बेस्ट टॉप 10 होंगे वो सेलेक्ट होंगे, तो वो टॉप 10 सेलेक्ट हो जाएंगे। 490 जो रिजेक्ट हो चुके हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेज दिया जाएगा ना, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब जो 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं तो अब स्टाफिंग उनके साथ आगे प्रोसेस करेगी। सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस कहता है ओरिएंटेशन। सिंस वो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको जॉब से फेमिलराइज करवाना है, फेमिलराइज होना है कि कैसे वर्किंग कंडीशंस क्या है, और उसके बाद आता है ट्रेनिंग। अब उनको ट्रेनिंग देनी है जिस हिसाब का काम उनसे आप करवाना चाहते हो, ठीक है। कोई टीचर है वो उनको जो है, जैसे टीचर है या अब कोई भी एग्जाम्पल, लेबर का एग्जाम्पल ले लो कि फैक्ट्री में लेबर को काम करना है, सो वो ठीक है, आपको पता, आपने उसकी एलिजिबिलिटी देख लिया, आपको क्राइटेरिया फुलफिल करके आपने उसको लेबर के लिए रख लिया, बट नाउ आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो मशीन को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जब ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो फिर जिसको जो जिस पोस्ट के लिए केपेबल है उसको वो पोस्ट असाइन कर दी जाएगी। अब लोग प्लेस हो चुके हैं, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब होके जब उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, प्लेसमेंट का क्या मतलब है, उनको उनकी जॉब्स अलॉट कर देना। जो भी जॉब उनको उनके लिए सूटेबल है या जिस जॉब के लिए वो सूटेबल है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वहां पे उनको प्लेस कर देना। जब वो प्लेस हो जाएंगे तो उसके बाद आपका फंक्शन आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब वो काम करना शुरू कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके काम कर रहे हैं, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करो, ठीक है, एंड उनको रिटेन करके रखो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टाफिंग के क्या 3 फंक्शन थे। सबसे पहला था राइट पर्सन को ढूंढना, राइट जॉब पे उसको प्लेस करना, एंड फिर उनको रिटेन करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिटेन करना। ये बेसिक 3 आपके मेन फंक्शंस आपके स्टाफिंग के। स्टाफिंग का जो मीनिंग है वो इन तीनों से रिलेटेड है। स्टाफिंग केवल सेलेक्ट करने के बाद खत्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद उनको मेंटेन भी करके स्टाफिंग को रखना। उनको ट्रेनिंग भी कौन देगा, स्टाफिंग ही देगी। स्टाफिंग है क्या, डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट है जो स्टाफिंग का फंक्शन कर रही है। जो मैनेजमेंट है उसको डिवाइड कर दिया गया, एक प्लानिंग का काम करेगी, ऑर्गेनाइजिंग का काम करेगी, स्टाफिंग का काम करेगी, ऐसे होता है। तो ये जो स्टाफिंग का काम होता है, स्टाफिंग के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बना है आपको पता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो ये काम करता है। तो अभी हमने जो स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस था वो एकदम बेसिक ब्रीफ में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में कि जितने स्टेप्स थे इनको डिटेल में देखा जाएगा। रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किस किस वे में मिलता है, जॉब एनालिसिस जो होती है वो कैसे करी जाती है। तो ये सारे स्टेप्स हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग ये सब रिवाइज करो। कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this video then do share it with others and study hard and take care of yourself and bye.